नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हरीश कुमार सिंह जी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, इनका जन्म भक्तिमय रस से मगन महाकाल की धरा उज्जैन पर ही हुआ है। इन्होंने लेखन की दुनिया में अपनी अद्भुत रचनाओं के साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने MBA और MA किया है और साथ ही हिंदी विषय से इन्हें PhD की उपाधि भी प्राप्त है। जिस विधा में ये सबसे अधिक लिखना पसंद करते हैं वो है व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, हास्य रस से ये अपनी कविताओं को इस कदर सजाते हैं कि वो बहुत ही मन को लुभाने वाली होती है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है आप कैमरे की नजर में, जिसमें इन्होंने अपने अलग अलग विषयों पर व्यंग्य को अलग अलग तरह से दर्शाया है। दोस्तों, इन्हें अपनी रचनाओं के लिए शब्द प्रवाह का अखिल भारतीय व्यंग्य सम्मान, सरल काव्यांजलि व्यंग्य सम्मान, मालवा रंगमंच साहित्य सम्मान और राष्ट्रीय अभिव्यक्ति सम्मान जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं हरीश कुमार सिंह जी की पहली रचना रामलीला के वो दिन। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक। मैं हरीश कुमार सिंह प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी हास्य व्यंग रचनाएं। मेरी अगली हास्य व्यंग रचना का शीर्षक है रामलीला के वो दिन। रामलीला के वो दिन। कस्बों की रामलीलाओं का अपना अलग आनंद और जलवा रहता आया है। तब रामलीला मंडलियों की खूब मांग बनी रहती थी और हर साल एक से बढ़कर एक मंडलियों को कस्बों में रामलीला के मंचन के लिए बुलाया जाता था। दशहरे पर हमारे कस्बे में भी हम बच्चों से लेकर बूढ़ों को रामलीला का इंतजार रहता था। रामलीला आमतौर पर 10 दिन की रहती थी और दशहरे के दिन ही उसका समापन रावण वध का मंचन होता था। राम जन्मोत्सव प्रसंग से आरंभ होकर अगले दिवस कौन सा प्रसंग होगा पहले ही घोषणा हो जाती थी। निकट से देखने के लिए शाम होते ही अपनी दरी या चटाई बिछाकर निश्चिंत होकर घर आ जाते थे कि अब सीधे रात्रि भोजन कर एंड टाइम पर बिल्कुल मंच के सामने से रामलीला का आनंद ले सकेंगे। रामलीला अपनी जगह होती थी, मगर रामलीला के 3 घंटों में और भी बहुत कुछ ऐसा घटित होता था जो रामलीला के आनंद को दुगना कर देता था। रामलीला के मंच से पार्श्व से प्रसंग के साथ चौपाइयों का वाचन जहां प्रसंग समझने में मदद करता था, वहीं बीच बीच में कस्बे की बड़ी होटल के मालिक रामलाल जी की ओर से 1 रुपया देने की सहर्ष घोषणाएं की जाती थीं। रुपया 2 रुपया देने वाले के सम्मान में तालियां बजती थीं। उस जमाने में 1 रुपए की बहुत कीमत होती थी और 1.25 रुपए का प्रसाद भगवान को चढ़ाकर भक्त टाटा बिरला की फीलिंग महसूस करता था। कस्बों की जनता का मनोरंजन का साधन थी रामलीला, जिसमें भक्ति का आनंद भी था और समय काटने का भी। रामलीला के शुरू होने के पहले मुख्य यजमान को माइक से बोलने की छूट रहती थी और वह किसी भी विषय पर, फिर चाहे कस्बे की राजनीति हो, जिन्होंने चंदा देने में आनाकानी की हो, उनकी लू उतारना हो, या वह अपने महत्व की कोई भी लोकल बात कह सकता था। रामलीला के कलाकार दूर से बुलाने और महंगाई बढ़ने, इसलिए फीस महंगी होने का रोना रोकर वह आम जनता से खुले हाथों से दान देने और मंच से तुरंत उसके नाम की घोषणा की जाएगी का ऐलान कर सकते थे। फिर वह कितना भी महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा हो, रोक कर घोषणा की जाती थी कि ये 1 रुपया फलाने चंद की ओर से दिया जाता है और फिर वह रुपया चौपाइयाँ गाने वाले की पेटी पर सम्मान से रख दिया जाता था। बीच बीच में अगले दिन रामलीला के कलाकारों के लिए भोजन में खीर बनाने के लिए 5 किलो दूध दूधिया रणछोड़ की ओर से देने की घोषणा भी की जाती थी और फिर होड़ मच जाती थी। जिसकी जैसी दुकान वो वैसा सामान देने की घोषणा करवा देता था। उस समय दीप प्रज्वलन या अतिथियों का फैशन नहीं था, इसलिए ये घोषणाएं भी आनंदित करती थीं। अगले दिन दोपहर में कस्बे के बच्चे मंच के पीछे बने शामियाने में कलाकारों को दूर से देखते हर्षित होते थे कि ये लक्ष्मण है, इसने कल लक्ष्मण का रोल किया था, देख कितना लंबा लंबा बाल है इसका। लंकेश का अभिनय करने वाले
बीड़ी सुलगाते और ताश के पत्ते फेंटते दिख जाते थे। पिताजी कहते थे कि सारी हिंदी फिल्में रामलीला की ही नकल हैं, जिसमें एक हीरो है, एक अभिनेत्री है और एक विलेन है। विलेन हीरोइन का अपहरण कर लेता है और हीरो विलेन के कब्जे से अपनी हीरोइन को छुड़ाकर लाता है। तब रामलीला का सार ही हिंदी फिल्मों का गणित हुआ करता था। फिर रामलीला को भी बाजारवाद की हवा लग गई और रामलीला के बीच में एक्स्ट्रा मनोरंजन के लिए फिल्मों के गानों पर एक दो नृत्य रखे जाने लगे, जिसका युवाओं ने खूब समर्थन और बुजुर्गों ने विरोध किया, मगर हमेशा की तरह विरोध दबा दिया गया और फिर धीरे धीरे रामलीला मंडलियां ही नृत्य मंडलियों में बदलने लगीं और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या अंजन की सीटी में मारो या जनता के बीच से किसी भी युवक को उठाकर गाना गाने लगते थे और इस पर नोटों की बरसात भी होने लगती थी। टीवी आने और अब एंड्रॉयड के बाद तो मोबाइल में ही मनोरंजन की दुनिया समा जाने से रामलीला लगभग विलुप्त ही हो गई है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें सुन रहे हैं आप श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये रचना सुनने के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम को मेरा साक्षात नमन। इस रचना में व्यंग के साथ साथ सनातन संस्कृति का भी वर्णन किया गया है, जो कि हमारे समाज से धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इस रचना में जो एक लाइन कही गई है कि विरोध करने वालों को हमेशा ही दबा दिया जाता है, बात तो इसमें बिल्कुल सत्य कही गई है। पहले का वो दौर था जब दीपावली के पहले से रामायण की तैयारियां हुआ करती थी या फिर हम सब मिलकर रामलीला देखा करते थे। गांव में, शहर में एक अलग ही आनंद होता था, वो भी बड़ा सुंदर ही समा हुआ करता था। लेकिन फिल्मी दुनिया और तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते हम उन सब चीजों को कब पीछे छोड़ते गए ये पता ही नहीं चला और इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं हरीश कुमार सिंह जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है विमोचन प्रसंग में पुस्तक चर्चा। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 19.8 सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मैं हरीश कुमार सिंह नमस्कार करता हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक। मैं सुना रहा हूं अपनी हास्य व्यंग रचनाएं। मेरी अगली हास्य व्यंग रचना का शीर्षक है विमोचन प्रसंग में पुस्तक चर्चा। विमोचन प्रसंग में पुस्तक चर्चा। पुस्तक की समीक्षा, आलोचना, समालोचना या कह लीजिए कि पुस्तक चर्चा का मामला था। ऐसे ही मंच पर 3 अतिथि उर्फ वरिष्ठ चर्चाकार मौजूद थे। तीनों ने पुस्तक का विमोचन मंच से ही कुछ देर पहले किया था। पुस्तक को अलट पलट कर तीनों चुपचाप बीच बीच में देख लेते थे, क्योंकि लेखक ने पुस्तक तो तीनों को 3 महीने पहले काफ़ी पहले ही पहुंचा दी थी, मगर लगातार आयोजनों के चलते पढ़ कोई भी नहीं पाया था। पहले चर्चाकार ने पुस्तक हाथ में ले मंच से माइक थमा और पुस्तक पर धारा प्रवाह बोलने लगे। ये चर्चाकार असल में कृषि विभाग में अधिकारी रहे थे। पुस्तक पर चर्चा करते हुए बोले कि लेखक में धैर्य होना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक बीज को जमीन में बोने भर से वह एक दिन में वृक्ष नहीं बन जाता, इंतजार करना पड़ता है, खाद, पानी, धूप छांव देनी होती है, वैसे ही लेखक को अपनी पुस्तक लाने में, प्रकाशित करने में भी समय लगता है। और यह पुस्तक भी लेखक के असीमित धैर्य, लगन और परिश्रम से परिचय कराती है। सभी रचनाएं मीठे फलों की मानिंद पकी हुई और परिपक्व हैं। मैं आपको पुस्तक के प्रकाशन की बधाई देता हूँ। दूसरे चर्चाकार बड़ी तोंद वाले खाने पीने के शौकीन थे। उनका ध्यान इस बात पर रहता था कि आयोजन के समापन के बाद स्वल्पाहार है या स्नेह भोज वाले आयोजनों के लिए ही वे हाँ करते थे, अन्यथा व्यस्त होने का बहाना बनाकर हाथ जोड़ लेते थे। अपनी समीक्षा में उन्होंने कहा कि जिस तरह आलू बड़े होते हैं, स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का काफ़ी तालमेल रखना होता है, फिर हरी चटनी, मीठी चटनी का अपना रोल होता है, वैसे ही
आलू बड़े की तरह इस पुस्तक को पठनीय बनाने के लिए लेखक ने भाषा का, कहन का, कथ्य का उचित तालमेल किया है और पुस्तक को दर्शनीय, आकर्षक बनाकर पेश किया है। वे आगे बोले कि यूँ समझ लें जैसे जलेबी होती है, खाने वालों को सिर्फ उसका रंग, स्वाद और मीठापन दिखाई देता है, मगर कढ़ाई में गोल गोल बनाकर डालना, धीमी आंच में पकाना, चाशनी में डुबोना खाने वाले को नहीं दिखता। ठीक ऐसे ही लेखक की इस पुस्तक के पीछे की जलेबी बनाने वाली जैसी मेहनत हमें नहीं दिखती। लेखक ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत पापड़ बेले हैं। लेखक को लख लख बधाइयाँ। तीसरे चर्चाकार वाकई में स्थापित समीक्षक, विख्यात वरिष्ठ साहित्यकार ही थे। वे लगातार शैक्षिक यात्राओं में रहते थे। उनका पुस्तक चर्चा का प्रोफार्मा फिक्स था। पुस्तक किसी भी विधा की हो, वह अपनी चर्चा में लेखक ने इस पुस्तक के जरिए नई राह बनाई है, नई जमीन तोड़ी है, उनके लेखन के विषय नए हैं जैसी बातें करते थे। बीच बीच में पुस्तक को खोलकर कहीं से भी लेखक का लिखा हुआ पढ़ देते थे कि कितना पठनीय लिखा है और अंडरलाइन करते जाते थे, जिससे भविष्य में पुस्तक कोई देखे तो लगे कि पुस्तक पहले पढ़ी जा चुकी है। फिर उनके कुछ खास शब्द थे जो वे चर्चा में उल्लेख करना नहीं भूलते थे। जैसे आपने इस पुस्तक में नए प्रतिमान गढ़े हैं, भाषा में प्रवाह है, जमीन से जुड़ी रचनाएं हैं, आप अनूठे लेखक हैं, आपकी लेखनी जबरदस्त है, पंच जोरदार हैं, वर्तमान लेखकों में आप सबसे अलग खड़े दिखाई देते हैं, नए एंगल से लिखा है, यथार्थ को सलीके से चित्रित किया गया है, पुस्तक में भाषा सौंदर्य विलक्षण है। उन्होंने यही सब इस पुस्तक की चर्चा में भी दोहरा दिया। उपस्थित साहित्यकारों ने पुस्तक चर्चा की समीक्षा करते हुए खूब तालियां पीटी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, व्यस्तता भरे जीवन में हम कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो जरूरी कार्य होते हैं उसे करने में भी हम असमर्थ रहते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए समय ही नहीं मिल पाता। और बात ये है कि इस तरह का अगर कोई कार्य हमारे जीवन में होता है जो ज़रूरी भी है, तो हम हमारे डेली शेड्यूल के बाहर ही हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये काम तो होगा ही नहीं, जब तक कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने नहीं आ जाती कि उस काम को हमें करना ही पड़ता है, तो हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इस रचना में बताया गया है कि सभी साहित्यकारों को, सभी अतिथियों को पुस्तक विमोचन के उस कार्यक्रम में जाना भी था, लेकिन वो उस पुस्तक को पढ़ ही नहीं पाए। इस तरह की चीजें हमारे जीवन में होती रहती हैं और इस रचना में हास्य को ढूंढने का कार्य श्री हरीश कुमार सिंह जी द्वारा बखूबी किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है व्हाट्सएप के भगोड़े। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मैं हरीश कुमार सिंह नमस्कार करता हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 19.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो। लीजिए प्रस्तुत है मेरी अगली व्यंग रचना। व्यंग रचना का शीर्षक है व्हाट्सएप के भगोड़े। व्हाट्सएप के तमाम तरह के समूह में हंसी खुशी के बीच कभी कभी किसी गंभीर मुद्दे पर सहमति असहमति के कारण भारी तनाव हो जाता है और कोई महत्वपूर्ण सदस्य अचानक से रुष्ट होकर फूफा वाली स्टाइल में बगैर कुछ कहे समूह को छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाता है। ऐसे में समूह में राम से ब्रदर्स की फिल्म की तरह सन्नाटा पसर जाता है। एडमिन का कार्य जबरन बढ़ जाता है और उस सदस्य को फिर से जोड़ने के लिए समूह में लॉबिंग शुरू हो जाती है। हालांकि अपने सदस्यों की भस्मासुरी प्रवृत्तियों के कारण कई बार तो खुद एडमिन ही समूह छोड़ देते हैं। और जब से अवांछित पोस्ट पर प्रशासन द्वारा एडमिन के विरुद्ध कार्रवाई होने लगी है, एक व्हाट्सएप समूह बनाने वाले ने अपने साथ सभी सदस्यों को एडमिन बनाकर सचेत कर दिया कि कुछ ऐसा वैसा पोस्ट किया तो सब मरोगे। तो बात समूह छोड़कर जाने वालों की चल रही थी। तो ऐसे ही ताजा समूह छोड़कर गए श्री पोस्ट राम जी से मैंने पूछा कि आप समूह से क्यों हट गए। अगर किसी सदस्य की किसी पोस्ट से आपकी वैचारिक असहमति है तो आप अपना मत
खुद भी पोस्ट करते ही हैं, फिर आज ऐसा क्यों किया? यह तो सीमा पर तैनाती के मामले में डरकर हथियार छोड़ भागने जैसा ही है। पोस्ट राम जी बोले कि रुसवा होकर समूह बीच बीच में छोड़ते रहना चाहिए, इससे समूह में आपकी महत्ता पता चलती है। समूह छोड़ने के बाद इनबॉक्स में आपके कितने चहेते मित्र आपसे फिर से समूह में जुड़ने को कहते हैं, उससे आपकी लाइकी का इंडेक्स मालूम होगा। एडमिन यदि आपको खुद कॉल करके जुड़ने को कहेगा तो उससे आपका सीना चौड़ा होगा कि आपके बिना व्हाट्सएप समूह कितना सूना सूना है। उधर आपके छर्रे, माफ कीजिएगा, आपके अपने समूह से हटने पर समूह में ही समूह के उद्देश्य और मूल मुद्दे को भुलाकर आसमान उठा लेंगे और एडमिन से आपको फिर से अभी के अभी जोड़ने की मांग करेंगे और कहेंगे कि आपका समूह से जाना समूह के लिए अपूर्णीय क्षति है। भले ही आपके जाने से ही अब भविष्य में समूह टीवी की डिबेट या महाभारत बनने से बचे, वो सारे वाद विवादों पर ब्रेक लगने की पूरी संभावना हो। पोस्ट राम जी ने बताया कि फिर एडमिन समूह में पोस्ट कर बाकी सदस्यों को सांत्वना देगा कि वह पोस्ट राम जी से बात करेगा, उन्हें फिर से जुड़ने के लिए मना लेगा। आप लोग शांत रहें और फिर कुछ दिन बाद आपको फिर से एडमिन द्वारा समूह में जोड़ा जाएगा। तब एडमिन अपनी भी इज्जत बचाने के लिए पोस्ट करेगा कि पोस्ट राम जी गलती से लेफ्ट हो गए थे, आइए उनका फिर से स्वागत करें। फिर से जुड़ने पर आप भी सफाई दे सकते हैं कि मोबाइल बच्चे के हाथ में चला गया था और कुछ तकनीकी गड़बड़ी से आप लेफ्ट हो गए थे। भले ही आपने पूरे होशो हवास में समूह को लात मारी या अलविदा कहा हो, आपके स्वागत में अब पोस्ट का अंबार लग जाएगा और कम से कम वेलकम पोस्ट राम जी तो लोग पोस्ट करेंगे ही। कुछ सदस्य वेलकम बैक पोस्ट करके आपको अप्रत्यक्ष रूप से भगोड़ा बताने की भी कोशिश करेंगे, मगर अपने को निराश नहीं होना है बल्कि पॉजिटिव पोस्ट पर ही ध्यान देना है। पोस्ट राम जी बोले कि आजकल लोग घर से ज्यादा व्हाट्सएप पर समय बिताते हैं और जब पहले घर से किसी बात पर गुस्से में निकल जाते थे तो वापसी पर यथा योग्य आवभगत होती ही थी। तो व्हाट्सएप से भी यदा कदा नाराज होकर निकलने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह भी सोशल मीडिया की एक सच्चाई है, परंपरा है। और यदि आपके समूह छोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको मैसेज भेजकर फिर से जुड़ने को नहीं कहता, तो समझ लो आपने समूह छोड़कर बाकी सदस्यों का भला ही किया है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं श्री हरीश कुमार जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, व्हाट्सएप की इस दुनिया में इस रचना में हास्य का जो छिटकारा लगाया गया है वो वाकई में हमें व्हाट्सएप की दुनिया से जोड़ता है। व्हाट्सएप जो कि एक बातचीत का माध्यम है। पहले के काल में या पहले के समय में हम चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, हमारे दिल में जो भी जज्बात होते थे हम चिट्ठी के जरिए बयां कर देते थे। पर आज के समय में हम जो भी कहना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर लिखते हैं और ना केवल सिर्फ दिल के जज्बात को लिखा जाता है बल्कि कुछ तस्वीरों का भी आदान प्रदान इसमें हो ही जाता है। दोस्तों, व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी हर छोटी मोटी चीजों को शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे को भेजते रहते हैं और इस तरह की छोटी मोटी नोकझोंक भी इसमें होती रहती है। और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही खूबसूरती से और बहुत हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री हरीश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन अद्भुत रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।